आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर वैल्यूएशन की बात बोल रहा है देन जितना हम सामने वाले से चार्ज करेंगे, भाई सर्विस टैक्स चार्ज करना है। मैंने आपको पढ़ाया, आपने हमें फीस दी 20,000 दी ना। अब इसके अलावा अगर मैंने आपसे सर्विस टैक्स मांगा है देन आई विल चार्ज 14% 2,800। इज इट क्लियर? हमें नहीं लगता इस पे किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, है क्या? लेकिन सुन लो पहले इधर, लेकिन मैंने तुमसे 20,000 रुपए फीस ली और उसमें सर्विस टैक्स मैंने अलग से दिखाया ही नहीं। इसका मतलब ये कि अब गवर्नमेंट को मुझे सर्विस टैक्स देना ही नहीं है। ऐसे कैसे नहीं देना है? इसका मतलब कि मैंने जो पैसा आपसे चार्ज किया है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स। इसमें सर्विस टैक्स ऑलरेडी शामिल है, यानी 14% शामिल है। 100% फीस थी, टोटल आना चाहिए था 114%। इफ 20,000 is equal to 114 then the amount of service tax is 2,456। इज इट क्लियर? हाँ है ना? तो सर्विस की वैल्यू हो जाएगी 17,544। अब अगर 14% निकालो इट विल बी योर अमाउंट। यस और नो? दिस इज द वे। ये तरीका है सर्विस टैक्स की वैल्यूएशन, सर्विस की वैल्यूएशन करने का। सर ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, तो प्रॉब्लम कहाँ है? अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। मैंने तुमसे कहा फीस दो, तुमने कहा कितना? मैंने कहा 20,000। तुमने कहा सर ये 10,000 रुपये रखिए। मैंने कहा ठीक। एक महीने बाद मैंने तुमसे कहा कि सुना है तुम्हारे पापा भट्ठा वट्ठा चलाते ईंट वीट का। तो तुमने कहा हाँ 2 ट्रक ईंटा भिजवा देना। नहीं समझे? तुमने 2 ट्रक ईंट भिजवा दी। अब ये तो थी मॉनिटरी कंसिडरेशन। नॉन मॉनिटरी जो मिला उसकी वैल्यू लिखें या ना लिखें? लिखें या ना लिखें? मॉनिटरी के साथ साथ नॉन मॉनिटरी को भी हमको जोड़ना पड़ेगा। उन 2 ट्रक ईंट की वैल्यू हमको इसमें लिखनी पड़ेगी। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए 15,000। तो मैंने आपसे टोटल कितना वसूला? 25,000। देखो ना, सर्विस की वैल्यूएशन हम करते हैं अगर सारा का सारा कंसिडरेशन मॉनिटरी है, ग्रॉस है, नेट है, आप उसको कैलकुलेट कर लेते हो। मॉनिटरी है, नॉन मॉनिटरी है, तो नॉन मॉनिटरी की भी वैल्यू आप जोड़ लेते हो। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। सर एक बात बताइए, सामने वाले ने मुझसे कहा आपने हमसे फीस ली, आपने हमसे फीस ली और आपने हमको बिल दिया। बिल कैसे दिया? कुछ इस तरह से, ये मेरे इंस्टीट्यूट का नाम, ये स्टूडेंट का नाम, उसका एड्रेस, ये डेट, इनवॉइस के कंटेंट बताए थे ना। सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर STC। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा कोचिंग फीस 6,000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी फीस 4,000 रुपये, साइकिल स्टैंड फीस 1,000 रुपये, गेम फीस 500 रुपीज़। इस तरह करते करते मैंने 15,000 लिखा। बेसिकली तुम मेरे यहाँ आ किस लिए रहे हो? कोचिंग पढ़ने। तो क्या सब पर टैक्स लग जाएगा? हाँ, नो सर नहीं, बोलो हाँ। अरे बोल, सब पर टैक्स लग जाएगा। ये नहीं कि इसको ही लगाएंगे इस पर छोड़ देंगे। ऐसे क्या होगा? फिर मैं कोचिंग फीस को कहूँगा छोड़, 1,000 रुपये रख ले, बाकी बुक का अलग लिख दो, फिर इसका अलग लिख लो, सबको मैं अलग अलग कर दूंगा। तो लोग इसको दिखाएंगे क्यों? 100 रुपये दिखाएंगे, सरकार को टैक्स देंगे। ठीक है, सरकार ने कहा इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने इनवॉइस में चीज़ों को तोड़ 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 करके लिखा है। द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स विल बी चार्ज ऑन द ग्रॉस अमाउंट। फिर से बोलो तो
ग्रॉस अमाउंट विच इज चार्ज बाय द सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम द सर्विस रिसीवर, दैट्स इट। सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसीवर से जो ग्रॉस अमाउंट चार्ज करता है उस पर टैक्स लगता है, ग्रॉस अमाउंट पर टैक्स लगता है, याद रखना। अब मैं चलूँ, वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज फॉर चार्जिंग सर्विस टैक्स, सेक्शन 67 है, सेक्शन से कोई लेना देना नहीं। इन टर्म्स ऑफ मनी वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट, पहला पॉइंट बता दिया। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, कंसिडरेशन नॉट होली और पार्टली इन टर्म्स ऑफ मनी, सारा का सारा कैश में नहीं है, कुछ मॉनिटरी और कुछ नॉन मॉनिटरी है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। कंसिडरेशन नॉट एसर्टेनेबल, अगर कंसिडरेशन पता ही नहीं चल रहा, कभी मैंने तुमसे पेट्रोल ले लिया, कभी गेहूं ले लिया, कभी चावल ले लिया, कभी ईटा ले लिया, सारा घर का खर्चा तुमसे ही चलवाया, अब बताओ कंसिडरेशन कितना, नॉट एसर्टेनेबल, तो उस केस में रूल्स दिए हुए हैं, रूल्स देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, वेयर द ग्रॉस अमाउंट चार्ज इज इंक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स, अगर ग्रॉस अमाउंट में सर्विस टैक्स शामिल है तो ऐसे अलग कर लो, ये भी हम लोगों ने देख लिया। नहीं देखा तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं अभी तक केवल इतनी प्रॉब्लम आई, इफ द वैल्यू ऑफ सर्विसेज कैन नॉट बी डिटरमाइंड और एसर्टेनेबल देन वी हैव टू गो विद द रूल्स। बस आगे चले, ग्रॉस अमाउंट चार्ज इंक्लूड अमाउंट रिसीव्ड बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सच सर्विस। ग्रॉस अमाउंट का मतलब होता है कि टोटल मैंने आपसे कितना चार्ज किया, 25, जब आपने एडमिशन लिया तब 10,000 दिया था, उसके 1 महीने बाद 5,000 दिया, उसके बाद 15,000 की ईंटें दे दी, यानी एडवांस में मिला, काम करते वक्त मिला या काम करने के बाद मिला, सारी वैल्यूज़ को जोड़ करके हम ग्रॉस अमाउंट डिसाइड करते हैं। सारी अमाउंट कब डिसाइड करते हैं, तीनों अमाउंट को जोड़कर। काम करने के पहले एडवांस मिला है वो भी हमारा कंसिडरेशन है, काम करते वक्त मिला है वो भी कंसिडरेशन का पार्ट है, जोड़ लो। काम करने के बाद मिला है तो वो भी हमारा कंसिडरेशन का पार्ट है, तीनों को जोड़ लो। Subject to the aforementioned provisions, the value of taxable services shall be determined in such manner, जो कि रूल्स में लिखा हुआ है। ग्रॉस अमाउंट चार्ज का मतलब क्या होता है, जरा मैं वो डिफाइंड डेफिनेशन पढ़ता हूँ। ग्रॉस अमाउंट चार्ज इंक्लूड्स पेमेंट बाय चेक, क्रेडिट कार्ड। आपको कोई अमाउंट कैश में मिले, चेक में मिले, क्रेडिट कार्ड के तौर पर मिले, आपके अकाउंट को डिडक्ट करके मिले, सर बात समझ में नहीं आई। मुझे तुमको देना है, मुझे तुम्हें पैसा देना है, तो तुम्हारा बैलेंस क्रेडिट बताएगा, हमें तुम्हें 10,000 रुपये देने हैं, किस चीज़ के देने मालूम नहीं, ठीक, तुमसे मैंने ईंट खरीदी थी, उसका पैसा देना है। तुम मेरे यहाँ पढ़ने आ गए, क्या करने आ गए, पढ़ने आ गए, हे यू गाना था ना, और मैंने तुमसे 20,000 रुपये फीस लेनी है, क्या लेनी है, 20,000 फीस हो गई, ओपनिंग बैलेंस। तुमने मुझे कैश दे दिया 5,000 और 10,000 चुप्पे से एडजस्ट कर दिया, किससे, क्रेडिटर्स अकाउंट से, और 5,000 तुमने हमें चावल दे दिए। ग्रॉस अमाउंट का मतलब क्या हुआ, आपको कैश मिला, आपको चेक मिला, आपको क्रेडिट कार्ड से पैसा मिला, या आपके अकाउंट को डिडक्ट किया गया, हाँ या ना, बोलो ना, देखो ना, डिडक्ट कर लिया आपके अकाउंट को, एडजस्टमेंट करके फीस कम कर दी। मैं क्या कर सकता था, सीधे सीधे न 10,000 यहाँ दिखा था, न 20,000 यहाँ, केवल 10,000 ही दिखा सकता था। नेट बैलेंस बोलो ना, ताकि सर्विस टैक्स कम बने, सरकार को मूर्ख बनाया जा सके। सरकार ने कहा ऐसा नहीं होगा, कोई भी बुक एडजस्टमेंट करना वो भी आपके अकाउंट में मान लिया जाएगा कि आपको अमाउंट क्या हो गया, रिसीव हो गया। अच्छा, एंड एनी फॉर्म ऑफ पेमेंट बाय इशू ऑफ क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स। कभी नाम सुना है तुम लोगों ने, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट कब इशू किया जाता है, क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है, कुछ मालूम है हिसाब, मैंने बताया है इसके पहले, बताया है ना मैंने, हाँ, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बताया है, कब होता है बताओ, नहीं मालूम। मैंने तुम्हें माल बेचा उधार, एंट्री करूंगा अंकिता अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हाँ या ना, क्या एंट्री करूंगा, कितने रुपए का, 10,000। मान लो बाद में मुझे पता चलता है गलती हो गई, छुट्टी हो गई, 11,000 रुपए का सामान था, मैंने केवल 10,000 रुपए दिखाया है, सामान कितने का चला गया, 11,000। मुझे बिल जो बनाना था वो 11,000 का बनाना था, तो मैं नींद आ रही है, 11,000 का बिल बनाना था। अब मान लो कुछ मक्खी उक्खी अंदर चली जाए,
बेचारे का तो कत्ल हो जाएगा देखो इधर, और तुमको तो टेस्ट मिलेगा नॉनवेज का बैठे बैठे इधर देख, अब सोचो मुंह में चली जाए, तुमने ब्रश ना किया, मक्खी क्या सोचेंगी अंकिता अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 1000 का और बिल चढ़ाना था 11,000 का, तो अब बताओ मैं अंकिता के खाते में और 1000 रुपये चढ़ाना चाहता हूं, कैसे चढ़ा दूं? मुझे डेबिट को और डेबिट करना है ना, डेबिट और करना है ना, तो मुझे इसके लिए डेबिट नोट इश्यू करना पड़ेगा। नहीं समझे? किसी अकाउंट के डेबिट को और डेबिट करने के लिए डेबिट नोट इश्यू कर दो, हो गया डेबिट नोट। लेकिन अगर मुझे अंकिता के ऊपर बिल चढ़ाना था 9,000 रुपए का, 1,000 मैंने ज्यादा कर रखा है, कम करना है ना, तो डेबिट को कम करने के लिए क्या करेंगे? अब बात समझ में आई? क्रेडिटर्स को बढ़ाने के लिए क्रेडिट नोट इश्यू करो और क्रेडिटर्स को कम करने के लिए डेबिट नोट इश्यू करो, जस्ट इसका उल्टा। अब समझ में आई बात? तो कोई भी बुक एडजस्टमेंट डेबिट नोट के थ्रू, क्रेडिट नोट के थ्रू, अकाउंट का एडजस्टमेंट, चेक के से पेमेंट, कैश से पेमेंट, किसी भी फॉर्म में पेमेंट, एज द केस में भी टू एनी अकाउंट वेदर कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट, किसी भी नाम को आप दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और बाई एनी अदर नेम इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ ए पर्सन लायबल टू पे सर्विस टैक्स वेयर द ट्रांजेक्शन ऑफ टैक्सेबल हो गया ग्रॉस अमाउंट चार्ज। तो ग्रॉस अमाउंट का मतलब समझ में आया? किसी भी तरह से पेमेंट हो, कैश हो, चेक हो, मॉनिटरी हो, नॉन मॉनिटरी हो, बुक के एडजस्टमेंट के थ्रू हो, सस्पेंस अकाउंट लिख करके, किसी और नाम को लिख करके, डेबिट नोट इशू करके, क्रेडिट नोट इशू करके, किसी भी तरह से, वो सब ग्रॉस अमाउंट चार्ज में आएगा। ग्रॉस अमाउंट में एडवांस मिला, काम करते वक्त मिला, काम करने के बाद मिला, सारी चीजें कवर होंगी। आगे चल सकते हैं। सर्विस टैक्स रूल्स क्या हैं? सर जी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि इफ द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज आर नॉट एसर्टेनेबल देन गो टू रूल्स। तो सर ये तो नॉर्मल चीजें थी, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें आप रूल्स बता दीजिए। जो चीजें हम कवर करेंगे ढंग से सुन लेंगे। सर्विस टैक्स वैल्यूएशन रूल्स किन से रिलेटेड देखेंगे? मनी चेंजर, जो मनी चेंजर होते हैं प्योर एजेंट के केस में, and the last is your when value is not ascertainable। इन 3 चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कितनी चीज़ों के बारे में? 3 चीज़ों के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है मनी चेंजर। मनी चेंजर वो होता है जो आपको फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करके देता है इंडियन करेंसी में, इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करके देता है आपको फॉरेन करेंसी में। आप बाय करते हैं फॉरेन करेंसी या आप सेल करते हैं फॉरेन करेंसी। अगर आप बाय करते हैं फॉरेन करेंसी, आप रुपीस देंगे, आपको उसके बदले फॉरेन करेंसी मिलेगी। अगर आप सेल करते हैं फॉरेन करेंसी तो आप फॉरेन करेंसी देंगे, उसके बदले आपको मिलेगा इंडियन रुपीस। क्लियर है? तो अगर आप कोई बाय और सेल करते हैं मनी चेंजर से, तो मनी चेंजर आपको फैसिलिटी देता है ना? नहीं देता। ये सर्विस प्रोवाइडर है। ये कौन है? सर्विस प्रोवाइडर है। कैसे वैल्यूएशन कर लेंगे आप? सुनो, इसने कोई भी अमाउंट हमको बेचा या खरीदा 45.5 रुपीज़ के हिसाब से। मान लो $1 की कीमत है, चलो $1 की कीमत है 70 रुपये। कितने की? इसने हमें सेल किया, और जबकि आरबीआई का रेफरेंस रेट है उसी दिन 71। ठीक, हमने इसको $10,000 मैंने इससे खरीदे। कितने?
हो सकता है। तो बताओ वैल्यू ऑफ सर्विस कितनी हुई, कितने रुपए की उसने सर्विस दी। सर बहुत आसान है, 71 आरबीआई का था, 70 में आपने लिया, बताओ 1 रुपए की सर्विस दी $10,000 पे, यानी 10,000 रुपए। नहीं समझ में आई? यानी डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन द बाइंग रेट और सेलिंग रेट ऑफ द करेंसी माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट। जो डिफरेंस आएगा ये वैल्यू ऑफ सर्विस मान ली जाएगी, क्योंकि उतना ही सामने वाला कमा रहा है, कम में तो बेचेगा नहीं, हमसे फ़ायदा लेकर के ही बेचेगा या हमसे फ़ायदा लेकर के ही खरीदेगा। तो जो भी डिफरेंस होगा वो 1 रुपये पर डॉलर होगा, और हमने $10,000 अगर खरीदे या बेचे तो उसने 10,000 रुपये कमाए, और यही है आपकी वैल्यू ऑफ सर्विस। इज इट क्लियर? सिंपल है, पक्का। प्रॉब्लम तो उस समय आएगी बेटा, प्रॉब्लम तो उस समय क्रिएट होगी जब दोनों करेंसीज में कोई भी करेंसी इंडियन करेंसी ना हो तो। हाँ, प्रॉब्लम तो उस समय आएगी जब आप डॉलर दे करके पौंड खरीद रहे हैं, प्रॉब्लम आ गई। उस समय मनी चेंजर, हमें किसी को पौंड में पेमेंट करना है और डॉलर है मेरे पास, मैंने डॉलर्स दे दिए और मैंने उसके बदले पौंड खरीद लिया। मैं क्या करूं? तब कहा गया अगर दोनों करेंसीज इंडियन करेंसीज नहीं हैं तो 1% ऑफ फर्स्ट करेंसी वैल्यू एज पर आरबीआई रेफरेंस रेट, ठीक है ना, या 1% ऑफ सेकंड करेंसी वैल्यू, बोलो, एज पर आरबीआई रेफरेंस रेट, जो दोनों में से कम होगा ना मान लिया जाएगा वैल्यू ऑफ सर्विस। दोनों करेंसी में कोई इंडियन करेंसी नहीं है तो सबसे पहले दोनों करेंसीज को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो। दोनों करेंसीज को किस में कन्वर्ट करो? इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो। फर्स्ट करेंसी को भी सेकंड करेंसी को, दोनों अब इंडियन करेंसी में आ गई, दोनों का 1% निकाल लो, जो कम होगा वही मान लेंगे वैल्यू ऑफ सर्विस। कितना इजी। अरे बोल, क्या दिक्कत थी इसमें? है ना दिक्कत? है नहीं? वैल्यू ऑफ सर्विस मान लेंगे। यहाँ हम वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ क्या जरूरत है? जब 1% ले लिया आप कौन सा लेस करना? एक 1% ही तो लिया है, अब क्या लेस करना, क्या ऐड करना, क्या माइनस करना? इंडियन करेंसी तो है ही नहीं, सीधे टोटल वैल्यूएशन का 1% हमने वैल्यूएशन मान लिया कि आपने 1% की सर्विसेज दी। बोलो। अब हमसे कोई कहे सर ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या ये हम मान लें कि ये पॉसिबल हो जाएगा? अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, मनी चेंजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आते हैं व्हेन द वैल्यू इज नॉट एसर्टेनेबल, जब वैल्यू एसर्टेनेबल ना हो तो हम क्या करेंगे? जब वैल्यू एसर्टेनेबल ना हो तो हम क्या करेंगे? मनी चेंजिंग में कोई प्रॉब्लम, मान लें डन 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 डन, पहले आरबीआई के रेफरेंस रेट से माइनस कर लेंगे एक्चुअल वैल्यू को, जो आएगा वो वैल्यूएशन ऑफ सर्विस हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन अगर दोनों करेंसीज हमारी फॉरेन करेंसीज हैं और कोई भी इंडियन करेंसी नहीं है तो फिर गड़बड़ हो गया। डिफरेंस कहाँ से निकालेंगे? तो कहा गया दोनों करेंसीज का 1% निकाल लो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके, जो लोअर होगा वही आपकी वैल्यूएशन ऑफ सर्विस हो जाएगी। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, व्हेन वैल्यू इज नॉट एसर्टेनेबल, जब वैल्यू एसर्टेनेबल नहीं है। मैंने आपसे चावल ले लिया, गेहूं ले लिए, दाल ले ली, पल्सेस वगैरह आपसे मंगा लिया, नमक ले लिया, सब कुछ लिया, पैसा नहीं लिया, वैल्यू कैसे एसर्टेन करें? तो बस बात खत्म। क्या दूसरे को मैं सर्विस देता हूं क्या इस तरह की? इससे मैंने चावल भी ले लिया, दाल भी ले ली, नमक भी ले लिया, आटा भी ले लिया, सब इसी के घर से खाता हूं। अब बताओ ये स्टूडेंट है, अब इसकी वैल्यूएशन कैसे हम करेंगे फीस की? क्या इस तरह की मैं सर्विस दूसरे को देता हूँ क्या? तुमको देता हूँ क्या? नहीं, सेम सर्विसेज इसको थोड़ी देता हूँ, ये तो कुछ दूसरा पढ़ के जाता है, ये फिजिक्स पढ़ के जाता है यहाँ से। अरे इंसान, वही सर्विस तो तुम भी ले रहे हो, उसी क्लास में तुम भी बैठे हो,
तो अगर मैंने तुमसे 20,000 लिया तो मान लेंगे इससे भी 20,000 लिया, प्रॉब्लम खत्म हो गई। अगर हमारी वैल्यू एसर्टेनेबल नहीं है तो हमको ये देखना पड़ेगा whether the same type of services is to be given to the others, similar type of services is to be given to others, if yes the value charged from the others। अगर बेटा सेम टाइप ऑफ सर्विसेज हम दूसरे को नहीं देते तो कभी भी सर्विस की वैल्यू का दाम कॉस्ट से तो कम नहीं हो सकता। बात खत्म हो गई बात, कॉस्ट से कम नहीं हो सकता। मेरी कॉस्ट लगती है 18,000 रुपये और मैं तुमसे कहूँ सर्विस की वैल्यू 12,000 रुपये, क्योंकि एसर्टेनेबल है नहीं, दूसरे को मैं इस तरह की सर्विसेज देता नहीं, तो बेकार है बात। 18,000 से कम पर तो कभी वैल्यूएशन करना मत, जब भी करना 18,000 और उसके ऊपर करना। खत्म हो गया, खत्म। पढ़ें, द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज वेयर सच वैल्यू इज नॉट एसर्टेनेबल शैल बी डिटरमाइंड एज बिलो। The value of taxable service shall be equivalent to the gross amount charged by the service provider to provide similar services to any other person subject to fulfillment of the conditions. Such services is the ordinary course of trade and the gross amount charged is the sole consideration. Clear? सर इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा कि तुम चावल दे देना, दाल दे देना, सब चीज़ें घर की मैं तुम्हारे घर से लूँगा, पहली चीज़, फीस नहीं लूँगा। उसको मैंने कहा चलो तुम केवल चावल देना, 10,000 रुपये दे देना। अब बताओ क्या मैं कह सकता हूं कि 10,000 रुपये मैं इसको सर्विसेज दे रहा हूं? हाँ, तो क्योंकि उसकी तो खुद सोल कंसिडरेशन है ही नहीं। तुम्हारी तो जो हम सर्विसेज दे रहे हैं वो तो खुद सोल कंसिडरेशन नहीं है। तुमको जो मैं सर्विसेज दे रहा हूं इसका मतलब वो सोल कंसिडरेशन है, तब इसकी वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे सिमिलर सर्विसेज के लिए। इज इट क्लियर? दूसरा, where the value cannot be determined in accordance with above, the service provider shall determine the equivalent money value of such consideration. However, such value shall in no case to be less than the cost of the provision of such taxable services. cost से कम किसी भी कीमत पर नहीं होना, cost से कम किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। बात खत्म। आपका दूसरा पॉइंट भी ओवर है। पहला मैंने बताया आपको मनी चेंजर के केस में, मनी चेंजर कहता है कि अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्जन है तो जो डिफरेंस आएगा आरबीआई के रेफरेंस रेट में और एक्चुअल में, उसमें वो आ जाएगा वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। अगर दोनों में से कोई भी करेंसी इंडियन करेंसी नहीं है तो 1% दोनों की वैल्यूएशन कर लेंगे, जो कम होगा वो आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब देखो ढंग से सुनना, अब जो मैं कहानी बता रहा हूँ केवल स्टोरी है। द सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर, सर्विस टैक्स ऑफिसर नहीं, क्योंकि सर्विस टैक्स एक्ट तो बना ही नहीं है, और जब एक्ट नहीं बना तो सर्विस टैक्स ऑफिसर भी नहीं हो सकता। इसका काम धाम तो सारा का सारा एक्साइज ऑफिसर संभाल रहा है। द सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर शैल हैव द पावर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज टू द एक्यूरेसी ऑफ एनी इंफॉर्मेशन फर्निश्ड और डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंटेड फॉर द वैल्यूएशन। इन अदर वर्ड्स, वेयर देयर आर एडेक्वेट रीजन वारंटिंग वेरिफिकेशन ऑफ द वैल्यू अडॉप्टेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। अगर सर्विस प्रोवाइडर कहता है कि 18,000 रुपये, 18,000 रुपये ये हैं डॉक्यूमेंट, ये हैं चीज़ें, हमने 18,000 रुपये ऐसे कैलकुलेट किया है, तो हमसे एक्साइज ऑफिसर डिटेल मांगेगा, भाई 18,000 कैसे, और हमें वो उसको डिटेल देनी पड़ेगी। वो कैलकुलेट करेगा, फिर अपने आप को सेटिस्फाई करेगा वेदर द वैल्यूएशन डन बाय मी इज करेक्ट वन और नॉट। इफ यू विल गेट सेटिस्फाइड देन इट इज ओके, इफ नॉट देन द प्रोविजन, अब ढंग से सुनना, in other words, where there are adequate reasons warranting verifications of the value adopted by the service provider for payment of service tax, rule 4 specifically enable verification of records in such cases। तब हम रिकॉर्ड को चेक करेंगे। and a show cause notice shall be issued to the service provider if the central officer is satisfied that the value determined by such provider is not in accordance with the provision of the act or rules। act तो गलत लिखा है, गलत, act नहीं होना चाहिए, प्रोविजन ऑफ द सर्विस टैक्स और रूल्स। तो अगर हमने जो वैल्यूएशन किया है वो इन रूल्स के खिलाफ है या सही नहीं है, या जो वैल्यू मैंने डिटरमाइन किया वो सही नहीं है, तो वो हमको क्या दे देगा? शो कॉज नोटिस, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं SCN। क्या बोलते हैं? SCN, शो कॉज नोटिस। तो सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर वैल्यूएट करेगा, क्या करेगा, और हमसे क्या मांगेगा? रिकॉर्ड्स एंड डिटेल्स
अगर नॉट सेटिस्फाइड है तो क्या करेगा, शो कॉज नोटिस इशू करेगा और सर्विस वैल्यू बताएगा एंड टैक्स वैल्यू बताएगा, सर्विस टैक्स की वैल्यू कि आपको इतना सर्विस टैक्स देना है इस पर। इज इट क्लियर? SCN to specify the amount of service tax fixed. Such show cause notice will specify the amount of service tax fixed by the central excise officer. Provision of opportunity of being heard and determined. जब एक नेचुरल जस्टिस का नाम आता है, जब भी तुम लोग टैक्स लॉस पढ़ते हो, कोई भी लॉ पढ़ते हो, तो एक बार बार नाम आएगा नेचुरल जस्टिस। जानते हो क्या होता है ये नेचुरल जस्टिस? क्या? जी हाँ, इसको हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इसका मतलब कि आपको बिना सुने आपके ऊपर कोई भी हार्डशिप नहीं डाली जाएगी। अगर आपका टैक्स कम हो रहा है, इट इज ऑफ नो यूज टू अडॉप्ट नेचुरल जस्टिस। लेकिन अगर आपसे टैक्स ज़्यादा मांगा जाएगा, वैल्यूएशन बढ़ गई, रिफंड कम हो गया, तो बेटा आप बिना आपको सुने काम आगे नहीं बढ़ेगा। पहले सबसे आपको नेचुरल जस्टिस के थ्रू यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलो तीसरा पॉइंट है प्योर एजेंट। किसका? प्योर एजेंट। हटा दें इसको, कोई दिक्कत हो तो बताओ। दो चीज़ें अभी तक मैंने बताई। सबसे पहले आते आते मैंने आज तुम लोग को बताया, सुन लो पहले, मॉनिटरी कंसिडरेशन, वैल्यू ऐड कर लो, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, तीनों। अलग से अगर चार्ज कर रहे हो सर्विस टैक्स तो उसको टोटल कर लो सर्विस टैक्स की वैल्यू। अगर अलग से चार्ज नहीं कर रहे हो तो सर्विस टैक्स के अमाउंट को उसमें जोड़ा हुआ मान करके अलग अलग कर लेना, बाइफरकेट कर लेना। इसके अलावा मैंने बताया मॉनिटरी कंसिडरेशन हो या नॉन मॉनिटरी, दोनों को जोड़ करके निकालते हैं। और अगर निकालना एसर्टेनेबल ना हो तो रूल्स पर चले जाते हैं। और जब हम रूल्स पर आए तो तीन चीज़ों को हमने देखा। मनी चेंजर का देखा, जहाँ पर इंडियन करेंसी है तो RBI का रेफरेंस रेट और मनी चेंजर की वैल्यू, जो दोनों का डिफरेंस आएगा मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डॉलर्स और पॉन्ड्स और येन फलाना एंड डेमाका, जो भी आएगा सर्विस टैक्स की वैल्यू कहलाएगी। अगर दोनों में से कोई भी करेंसी इंडियन करेंसी नहीं है तो दोनों को RBI के रेफरेंस रेट से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके दोनों का 1% निकाल लो, जो कम होगा वो हमारी सर्विस टैक्स की वैल्यूएशन हो जाएगी। मनी चेंजिंग खत्म कर दिया। दूसरा हम लोगों ने देखा व्हेन द वैल्यू ऑफ सर्विसेज आर नॉट एसर्टेनेबल, देन इन दैट केस इफ द सिमिलर टाइप ऑफ सर्विसेज is given to others or not, if yes then the value charged from the other one for providing the similar type of services, वो हमारा सर्विस टैक्स की वैल्यू होगा। लेकिन जहाँ पर अगर ऐसी सर्विसेज हम किसी दूसरे को प्रोवाइड नहीं करते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सर्विसेज, तो कहा गया किसी भी प्रोविज़न में किसी भी कीमत पर वो कॉस्ट से कम तो नहीं जा सकता, हाँ या ना। फिर मैंने इसके बारे में कुछ बताया कि सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर को एक पावर दिया गया है कि जो मैंने वैल्यू फिक्स की है उसको वो अपना चेक करे, जजमेंट करे, वैल्यूएशन करे। अगर उसे लगता है कि मैंने सही वैल्यूएशन नहीं की है तो हमको शो कॉज नोटिस देगा, रिकॉर्ड मंगवाएगा और चेक करेगा। शो कॉज नोटिस वो चेक करेगा और उसके बाद जब डिससेटिस्फाइड हो जाएगा तो हमको एक शो कॉज नोटिस देगा, क्यों ना आपकी वैल्यूएशन बढ़ा दी जाए। अगर वो बढ़ाने की बात करता है, सर्विस टैक्स के अमाउंट को फिक्स करने की बात करता है, तो बिना नेचुरल जस्टिस के वो काम नहीं होगा, यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, उसके बाद ही उस काम को वो आगे कर सकता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है। हो तो बोलो, नहीं है ना? अरे बोलना। चलो इसी में ही कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सर्टेन एक्सपेंडिचर्स और कॉस्ट। फिलहाल मैं CA साहब हूँ, मुझसे किसी ने कहा आइए CA साहब ऑडिट कर दीजिए। मैंने कहा आ जाएंगे, फीस लूँगा 50,000, 5,000 अलग से आना और जाना, कन्वीनियंस का कौन देगा? तो उसने कहा साहब तो आप कितना लेंगे? मैंने कहा 55,000। अब बताओ मेरे ऊपर सर्विस टैक्स कितनी वैल्यूएशन पर लगना चाहिए, 50,000 या 55,000? 55,000, बस वही समझ लो। खुश? अब देखो, द एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इनकर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विस। अगर वो हमसे पूछता CA साहब ऑडिट करने का कितना लेंगे, तो बट ऑब्वियस है मुझे जा करके करना है, मैं बोलता 55,000। भाई 5,000 मैं अपनी जेब से खर्च करता ना,
ये तो मेरे बिजनेस का पार्ट है कि जा करके ऑडिट करनी है। बात समझे? चलो, तो द एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इनकर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज फॉर्म्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू, फॉर्म्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड. Therefore, they shall be included in the value of the purpose for charging service tax on the said services. It shall not be relevant that various expenditures or various costs are separately indicated in the invoice or bill issued by the service provider to his record. हम भले ही बार बार लिख दें अलग से, ये मेरा कन्वेंस का 5,000 है, ये ब्रेकफास्ट और लंच का 2,000 है, ये घूमने फिरने का 4,000 है, ये फलाने का है, ये दिमागे का, कुछ नहीं होने वाला. ग्रॉस वैल्यू चार्ज बाय यू विल बी द वैल्यू ऑफ सर्विस. आप उसको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंडिचर और कॉस्ट में तोड़ कर लिखेंगे. हम पेपर खरीदेंगे, आपके यहाँ ना पेपर वर्क बहुत होता है, हम ना 5 कार्टून पेपर खरीद कर लाएंगे, 1,000 रुपये उसका भी. अरे वो आपकी ऑडिट का पार्ट है, उसको आप डिडक्ट या तोड़ नहीं सकते. This is a general rule which makes it clear that even when such expenditures or cost are recovered separately, भले ही हम इन कॉस्ट को अलग से रिकवर करें, लेकिन वो हमारी टोटल ग्रॉस वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि हम टैक्सेबल सर्विस तो तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक कि हम कॉस्ट इनकर ना करें. अगर कोई कॉस्ट आप इनकर करते हो और बिना उस कॉस्ट को इनकर किए आप अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते, तो आपकी सर्विस की वैल्यू का इंटीग्रल पार्ट है. भले ही आप अलग अलग से उसको चार्ज कर लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. फिर से भी लिखा है प्रतीक, ध्यान नहीं है तुम्हारा आज? नहीं है ना? नहीं. जब से हमने बोला है थोड़ा अलग लिख रहे हो, तब से ये सोच रहे कहाँ अलग लग रहे हैं. अच्छा चलो ठीक है, ठीक है ना. पीछे लास्ट, हाँ, इंडिविजुअल कंपोनेंट. फिर से मैं वही बात बोलता हूँ घुमा घुमा करके, नीचे इतना बार बोला, फिर से वही चीज़ बोलता है. इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ टोटल कंसिडरेशन एवन इफ इंडिकेटेड सेपरेटली इन इनवॉइस वुड आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस. क्या पढ़ना सर, छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग को देखना है, प्योर एजेंट की बात करते हैं. था तो इसी में ही शामिल, लेकिन हमने इसको अलग कर दिया है, प्योर एजेंट. ये प्योर एजेंट होता क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्योर एजेंट के कंसेप्ट को समझने में. कोई दिक्कत नहीं है, प्योर एजेंट का कंसेप्ट बिल्कुल आसान है. प्योर एजेंट का मतलब होता है हमें रेल टिकट बुक करानी थी, तो इसके एजेंट होते हैं ना, बोलो ना, बात समझना ढंग से. ये मैं हूं, ये रेल एजेंट है, और रेल एजेंट टिकट बुक कराएगा रेलवे से, जो उसके घर की है. हाँ, चाहे गवर्नमेंट की है, ठीक है ना. मैंने इससे कहा मुझे दिल्ली टू कानपुर की अपनी एक टिकट कटवा दो, दिल्ली से लेकर कानपुर. इसमें क्या लगता है, अगर मैं इसको बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि अगर रेलवे वाले ने 2,000 रुपये फेयर चार्ज किया दिल्ली टू कानपुर का, ये 2,000 कौन पे करेगा? मैं रेलवे को दूंगा या ये रेलवे को देगा? अरे बोलो ना, मैं रेलवे को दूंगा या ये रेलवे को पेमेंट करेगा? रेलवे को पेमेंट कौन कर रहा है? बस बात खत्म. हमें कहानी मत सुनाओ, हम उसको करेंगे वो उसको करेगा. हमें सीधी सी बात ही बताओ, रेलवे को पेमेंट कौन करेगा? एजेंट. मैं कहां से पेमेंट कर रहा हूं? यानी ये रेलवे को पेमेंट करेगा तुरंत 2,000 और अपना 200 रुपए चार्ज कर लेगा. हाँ या ना? इस एग्रीमेंट में यह है कि तुम मेरी ओर से you are authorized to pay any cost on my behalf. मेरी बात समझना, you are authorized to pay any cost or sums on my behalf. ये मेरी ओर से रेलवे को 2,000 रुपये दे देता है. अब ये बिल बनाकर हमको कितने का देगा? 2,200 का. बात समझ में आई?
ये प्योर एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये प्योर एजेंट की तरह काम कर रहा है, जिसको मैंने पूरी तरह से ऑथराइज कर रखा है कि तुम थर्ड पार्टी को, किस पार्टी को, पेमेंट करो। किसकी ओर से? मेरी ओर से। आई विल कंपनसेट यू, आई विल रीइंबर्स इट टू यू, डो नॉट वरी अबाउट दैट कि हम तुम्हें केवल 200 रुपए देंगे, ना बेटा, पूरा 2200 रुपए देंगे। नहीं समझे? अब क्लियर है? इसको हम कहते हैं प्योर एजेंट। क्या कहते हैं? वो एजेंट नहीं जो आपसे सामान खरीदता और बेचता है। क्या हम नॉर्मल एजेंट की बात नहीं कर रहे, हम उस एजेंट की बात कर रहे हैं जो अपने बिहाफ पे सामान खरीद और बेच रहा है, उसकी बात कर रहे हैं, अपने बिहाफ पे, और बीच में अपना अमाउंट चार्ज कर रहा है। प्योर एजेंसीशिप का काम है। समझ में आई बात? चल सकते हैं। एग्जाम्पल सामने है। अमाउंट पेड टू द थर्ड पार्टी बाय द सर्विस प्रोवाइडर एज अ प्योर एजेंट। तो बताओ सर्विस प्रोवाइडर कौन है इसमें? सर्विस प्रोवाइडर। और ये कौन है? सर्विस रिसीवर। ठीक है ना? अब इससे सर्विस टैक्स का अमाउंट लेना है, किस पर लें? 2200 पर या 200 पर? 2200 पर या 200 पर? 200 पे। There could be situations where the client of the service provider specifically engages the service provider as his agent to contact with the third party. अरे हाँ या ना? To contact with the third party for any supply of goods or services on his behalf. Clear? In those cases, such goods or services so procured are treated as supplied to the client. इसने इसको अगर सप्लाई किया टिकट, तो इसका मतलब इसको नहीं दिया, इसको दिया, इसको नहीं मिला, ये बेनिफिट उठाएगा, rather than to the contracting agent. अच्छा, the service provider in such cases incurs the expenditure purely on behalf of his client. Meanwhile, service provider will incur the cost or expenditure on behalf of the client. हाँ या ना? The service provider in such cases incurs the expenditure purely on behalf of his client in his capacity as an agent, means pure agent of the client. Amounts paid to the third party, by the service provider as a pure agent of his client can be treated as reimbursable expenditure and shall not be included in taxable value. Oh, last line ही सबसे important है, सारी कहानी गा दिया. And shall not be included in taxable value. Is it clear now? Pure agent का मतलब समझ में आया? मैंने इसको कहा कि मेरी ओर से तुम 50,000 का सामान खरीद लो, इसने तुरंत मेरी ओर से किसी कंपनी को 50,000 रुपये पे किए और इसने मुझे वो 50,000 का सामान 52,000 में दे दिया अपना कमीशन जोड़कर। हाँ या ना? तो बताओ सर्विस की वैल्यू कितनी हुई सर्विस प्रोवाइडर के लिए? 2,000, न कि 52,000। इज इट क्लियर? अच्छा, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड इन दिस रिगार्ड। अब फालतू की बात हम बोलने जा रहे हैं, अब कोई काम का नहीं है, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, वैल्यूएशन लगभग हम लोग का एंड हो चुका है। मैं फिर ये जो कहानी लिखी हुई मैं उसको पढ़ रहा हूँ केवल समझने के लिए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मेंशन्ड इन पॉइंट ए अबव। ए का मतलब जो हमारा पार्ट में तोड़ कर था। हम जब भी किसी को सर्विस देते ना सीए साहब, तो अपनी फीस, ट्रैवलिंग, तो फलाना, तो दिमाग का सब जोड़ करके फिर आप यहाँ अलग अलग कर रहे हैं। एक जगह मैंने बात बोली कि तोड़ कर लिखोगे तो हम जोड़ लेंगे, और यहाँ अलग अलग लिखेंगे तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब क्लियर है? तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस मेंशन्ड अबव, द एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इनकर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट शैल बी एक्सक्लूडेड। अब यहाँ पर इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। 2,000 केवल 200 रुपये काम का है। कंडीशंस: द सर्विस प्रोवाइडर एक्ट एज प्योर एजेंट एंड ही मेक्स द पेमेंट टू द थर्ड पार्टी
पहला। दूसरा, द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज रिसीव्स एंड यूजेस द गुड्स सो प्रोक्योर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर इन हिज कैपेसिटी। हाँ या ना, हाँ या ना, द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस रिसीव्स and uses the goods or services so procured by the service provider in his capacity as pure agent of the recipient of service। इसके पास जो भी सामान आएगा ये उन चीज़ों को यूज नहीं करेगा, कंज्यूम नहीं करेगा, कसम है इसको, ये सामान को कहाँ ले जाएगा, इसको देगा। यानी इसके पास जो सामान है बेसिकली वो इसका नहीं है, वो इसके कंजम्पशन के लिए। अच्छा, द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लायबल टू मेक द पेमेंट टू द थर्ड पार्टीज। अल्टीमेटली ये पेमेंट करेगा इसको, अल्टीमेटली, लेकिन डायरेक्ट पेमेंट कौन कर रहा है, ये रीइंबर्स करवा लेगा। द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑथोराइजेज द सर्विस प्रोवाइडर टू मेक पेमेंट ऑन हिज बिहाफ। ये इसको ऑथराइज करता है कि तुम मेरी ओर से पेमेंट करो। समझ में आ रही है ना बात, सिंपल हो गया ना। देखो एक एग्जांपल दे दिया, सिंपल हो गया। अगर ये एग्जांपल हम नहीं देते तो नाक रगड़ते रह जाते, पटकते नहीं रह जाते, नाक रगड़ते रह जाते, समझ में नहीं आता, पक्की बात है। द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज नो, recipient of services know that the goods and services for which payment has been made by the service provider shall be provided by the third party। इसको मालूम है, इसको मालूम है कि हम जिसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं वो सामान बेचने का काम नहीं करता, बल्कि इसकी ओर से सामान कहीं से ले करके इसको ट्रांसफर करेगा। बात समझ में आई? यानी इसके पास पहले से ही इंफॉर्मेशन है कि ये एज एजेंट काम करेगा। द पेमेंट मेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर ऑन बिहाफ ऑफ द रिसिपिएंट हैज बीन सेपरेटली इंडिकेटेड। ये दोनों अलग अलग लिखे जाने चाहिए, ये दोनों अलग अलग लिखे जाने चाहिए। द सर्विस प्रोवाइडर रिकवर फ्रॉम द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ऑनली सच अमाउंट एज हैज बीन पेड बाय हिम टू द थर्ड पार्टी। ये 2000 रुपए, ये वो अमाउंट है जो इसने एक्चुअल में इसको पेमेंट किया है। अगर ये रिकवरी 2100 रुपए की दिखाता है तो गलत है, ये प्योर एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा। फिर इसका मतलब ये सामान अपने नाम से खरीद रहा है और फिर सामान को इसको अपने तौर पर बेच रहा है, तो वो शामिल नहीं होगा। 2000 अगर रेलवे ने चार्ज किया है तो केवल 2000 ही दिखा है। अब क्लियर है? अच्छा, द सर्विस प्रोवाइडर रिकवर्स द गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, द गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम द थर्ड पार्टी एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन एडिशन टू द सर्विसेज ही प्रोवाइड्स ऑन हिज ओन अकाउंट। ठीक है, छोड़ दो, बात समझ में आई? क्लियर है? नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मुझे अब नहीं लगता कि मुझे उस एग्जाम्पल को पढ़ना चाहिए या आपको समझाना चाहिए। ऑलरेडी एक एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट में कंसिडर कर चुके हैं। ये पढ़ दें, एग्जाम्पल पढ़ दें, पढ़ लेते हैं, कर लेना ना, छोड़ दो, ठीक ना। अब आते हैं कुछ चीज़ें, सर्विस स्पेसिफिक इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन आइटम्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। अब कुछ चीज़ें हम लोग को बताई गई हैं कि अगर ये कॉस्ट हैं, ये खर्चे हैं, ये रिकवरीज हैं, तो इनको आप जोड़ लो या इनको आप हटा लो। टैक्सेबल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सर्विस में, वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज में इनको जोड़ो या इनको हटाओ। अब बता रहा है कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हैं इसलिए बोल रहा है, और कॉमन एक ही है। नॉर्मली कमीशन की बात सबसे ज़्यादा है, ब्रोकरेज की बात सबसे ज़्यादा है। चलें आगे, पकड़े, कमीशन और ब्रोकरेज सबसे ज़्यादा है। रेलवे फेयर बता दिया, एयर टिकट फेयर वो भी ऐसे ही होगा, वो तो प्योर एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो उसको इंक्लूड करोगे क्या? नहीं सर, वो तो एक्सक्लूजन में शामिल होगा। देखो ना, एक्सक्लूजन में लिखा हुआ है, एक्सक्लूजन का पॉइंट नंबर 2 है एयर फेयर। एयर फेयर दूसरा, तीसरा मतलब रेल फेयर दिया है ना, प्योर एजेंट ही तो है वो, हाँ या ना। चलो वापस आते हैं। इंक्लूजन, क्या क्या चीज़ें आप जोड़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ सर्विस में, वो चीज़ें बोली हैं, ढंग से सुनना। द कमीशन और ब्रोकरेज, पहले ही बता दिया, मेन चीज़ें कमीशन और ब्रोकरेज है, शुरुआत भी वहीं से हो रही है। कमीशन और ब्रोकरेज चार्ज बाय अ ब्रोकर ऑन द सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग द कमीशन और ब्रोकरेज पेड बाय द स्टॉक ब्रोकर टू एनी सब ब्रोकर। अगर कोई स्टॉक ब्रोकर हमें सर्विसेज दे रहा है तो उसकी कमीशन, उसका ब्रोकरेज शामिल होगा वैल्यूएशन में। ऐसा नहीं उसको शामिल ना करें, गलत हो जाएगा, सर्विस में वैल्यू में शामिल होगा। The adjustment made by the telegraph authority from any deposit made by the subscriber at the time of the application for telephone connection or pager of SML or telegraph or telex or for leased circuit। मान लो टेलीफोन डिपार्टमेंट कहता है आप हमें 5000 रुपये जमा कर दो, हर महीने 200 रुपये हम माइनस करते जाएंगे आपके बिल में से। तो अगर पहले महीने बिल मेरा चढ़ा 2000 रुपये का और हर महीने 200 रुपये उसमें से एडजस्ट हो रहा है, पहले महीने बिल कितने का आया 2000, तो मेरा बिल बना कितने का एक्चुअल में 2200, 200 कम हो करके 2000 आया।
तो वैल्यूएशन टैक्सेबल सर्विस की 2200 है, क्योंकि मैंने सर्विसेज कितने की कंज्यूम की होगी 2200, और 200 उस 5000 में से माइनस होकर के आया। लेकिन अगर मैंने ये डिपॉजिट टेलीफोन डिपार्टमेंट को परमानेंटली किया है और उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला या एडजस्टमेंट नहीं होने वाला, तो एक्सक्लूड हो जाएगा। और एक्सक्लूजन का पॉइंट नंबर 1 वही है, एक्सक्लूजन का पॉइंट नंबर वही है। एक्सक्लूजन में जाओ, आगे जाओ, पेज पलटो, है इसमें पॉइंट नंबर 1 वही है। ठीक है ना, नहीं समझे मेरी बात? अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, मेरा बिल 2200 का बनता है, 2200 का ही आएगा। वो जो मैंने 5000 दे रखा है टेलीफोन डिपार्टमेंट को, दैट इज फिक्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तो उसका तो कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो 2200 ही वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि 200 रुपये काटेगा, तो अब हमारे ऊपर बिल कितने का बना 2000 रुपये का, तो टैक्सेबल वैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज कितनी की हो जाएंगी 2200 की। अब क्लियर है? तो दोनों का पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा ये। चलो आगे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम चार्ज बाय द इंश्योरर फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर इंक्लूड कर देंगे। द कमीशन रिसीव्ड बाई, बता तो दिया, ये कमीशन 200 रुपये चार्ज बाय द एयर फेयर एजेंट, हाँ है ना, एयर ट्रेवल एजेंट, रेलवे ट्रेवल एजेंट। द कमीशन फी अदर सम रिसीव्ड बाय एनी एक्चुअरी और इंटरमीडियरी और इंश्योरेंस इंटरमीडियरी और इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम द इंश्योरर। किसी भी तरह का कमीशन और ब्रोकरेज है उसको शामिल कर लो ना, बात खत्म करो ना, एक चीज़ नक्की करो, बार बार उसको घुमा फिरा करके क्यों बोल रहे हो। आगे चलते हैं। द रीइंबर्समेंट रिसीव्ड बाय द ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर फॉर कैरिंग आउट एनी सर्विसेज ऑफ एनी मोटर कार, लाइट मोटर व्हीकल और 2 व्हील्ड मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय सच मैन्युफैक्चरर। ओफो, अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूँ कार का, मैंने आपको कार दी कि आप कार मार्केट में बेचो, मैंने आपको कार दी कार मार्केट में बेचो, और जब आपके पास कोई कार खरीदने आता है आप उसको कहते हो सर्विस है, 4 सर्विस फ्री में, वारंटी है 1 साल की, बोलते हो ना, क्या अपनी जेब से देते हो? वो सर्विसेज मैं आपको दूंगा तब आप वहाँ दोगे, यानी उसका मैं कार की कॉस्ट में कुछ न कुछ हिस्सा ले लेता हूँ, बिना उसका हिस्सा लिए काम नहीं होता। उसी के लिए बोल रहा है, फिर से मैं पढ़ता हूँ। द रीइंबर्समेंट, सुन लो, रिसीव्ड बाय द ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। अब चलो सुनना, अब मान लो तुम कार लेकर गए, खराब हो गई, तो तुम किसको अप्रोच करोगे, मैन्युफैक्चरर को या शोरूम वाले से, सर्विस सेंटर से? किसको ऑथराइज करो, किसको अप्रोच करोगे? मैन्युफैक्चरर को। मतलब दौड़ दौड़ तुम विदेश जाओगे, अरे जहाँ सर्विस सेंटर है उसको अपने शहर में अप्रोच करोगे, वो तुम्हारी गाड़ी का पेपर देखेगा, गाड़ी बना करके दे देगा, और तुमसे चुप, कुछ बोलेगा नहीं। वो किससे बोलेगा? पैसा दो, तुमसे नहीं मांगेगा पैसा, वो चुट्टा हमसे पैसा मांगेगा। क्यों? अरे बोलो क्यों? क्योंकि मैंने उसको ऑथराइज किया हुआ है। तो अब आपने जो सर्विसेज दी हैं उसका रीइंबर्समेंट आप हमसे ले रहे हो, तो आपके हाथ में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विसेज हुआ ना। अब समझ में आई? द रीइंबर्समेंट रिसीव्ड बाय द ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर फॉर कैरिंग आउट एनी सर्विसेज और वारंटी फलाना एंड ढिमाका। द कमीशन और एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द रेल ट्रेवल एजेंट, बता दिया। द रिमनरेशन और कमीशन वॉट एवर नेम कॉल्ड पेड टू सच एजेंट बाय द क्लाइंट एंगेजिंग सच एजेंट फॉर सर्विस। ठीक है सर, बार बार मत बताइए कमीशन और ब्रोकरेज, कमीशन और ब्रोकरेज, थक गए हम लोग। क्यों? हाँ भाई, अच्छा। द कमीशन फी फिर से बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड पेड टू सच एजेंट बाय द इंश्योरर अपॉइंटिंग सच, छोड़ दीजिए सर। द अमाउंट रियलाइज एज डीमरेज। ये डीमरेज क्या होता है? अभी तक जितना भी देखा कमीशन ब्रोकरेज, रेल एयर फ्लैट एयर का रीइंबर्समेंट, काम हो गया खत्म। ये डीमरेज क्या है बताया है इसके पहले? बताया है। कस्टम पोर्ट पे आप जब सामान मंगवाते हो विदेश से, 1 करोड़ का सामान मंगवा लिया, सस्ता मिल रहा था, दांत दिखा करके मंगवा लिया। अब जब ड्यूटी देने की बात आई तो 20 लाख रुपए, कौन जाए 20 लाख रुपए देने? अब लाएंगे, गोडाउन तो है नहीं, किराए पर लेना पड़ेगा, महीने में 50,000 रुपये किराया देना पड़ेगा गोडाउन का, तब तो माल कहीं एडजस्ट होगा। और 6 महीने का स्टॉक है तो 3 लाख रुपए जाएगा। अरे है ना, अपना ही घर है कस्टम पोर्ट, रहने दो सामान वहीं पर, हिफाजत भी रहेगी, गार्ड भी रखा रहेगा। और अगर चोरी हो गई ना तो मेरी ड्यूटी भी माइनस हो जाएगी, सारी हेडेक उनकी। नहीं भैया, ऐसे नहीं होने वाला। एक टाइम लिमिट होता है, अपना सामान रखा हुआ बेटा, नहीं तो निकाल लो, नहीं निकालोगे तो सामान बेच देंगे तुम्हारा। मान लो ड्यूटी नहीं मिल पाई तो हम क्या करेंगे? सामान बेच करके ड्यूटी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनने का मौका देंगे और कहेंगे अपना सामान निकालो। तुम सामान निकालने हैं तो ऐसे कैसे? 10 दिन के अंदर निकालना था ना।
आज 2 महीना हो गया, लाओ 2 महीने का किराया दो, उसी 2 महीने के किराया पेनल्टी को हम कहते हैं डीमरेज चार्जेस, ठीक है ना। चल, द अमाउंट रियलाइज्ड एज डीमरेज और बाई एनी अदर नेम वॉट एवर नेम कॉल्ड फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बियॉन्ड द पीरियड ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्टेड और इन एनी अदर मैनर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज, वो भी हमारा क्या कहलाता है, सर्विस चार्ज। एक्सक्लूजन सर बता दिया, इनिशियल डिपॉजिट अगर हमने टेलीफोन डिपार्टमेंट को किया था और वो एडजस्टमेंट के लायक नहीं था तो, हाँ या ना। दूसरा मैंने रेल टिकट वाला प्योर एजेंट वाला हिसाब किताब, फेयर, एयर फेयर, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन। एक बात बताओ ना, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, मैंने कोई एसेट बेचा, सामने वाले ने हमको पैसा देने में देरी कर दी, मैंने उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, क्या वो मेरी सर्विस का हिस्सा है? मैंने तो कोई सर्विस दी ही नहीं थी, वो तो मेरी सर्विस का हिस्सा था नहीं, वो तो पेनाल्टी, पेनाल्टी पर काहे की सर्विस, पेनाल्टी सर्विस थोड़ी होती है कि नहीं। द टैक्सेस लेविड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की टैक्सेस जो होती है वो सर्विस का हिस्सा नहीं मानी जाती, उनको हटाओ, उनको हटाओ। एक्सीडेंटल डैमेजेस ड्यू टू द अनफोर्सीन एक्शन नॉट रिलेटेबल टू द प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज एंड सब्सिडीज एंड ग्रांट्स डिस्बर्स बाय द गवर्नमेंट नॉट डायरेक्टली अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ सर्विसेज। हमको गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया, उसको हम हटा देंगे, उसको सर्विस की वैल्यू में शामिल नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने ग्रांट क्यों दिया? कि आप अच्छा काम कर रहे हो। गवर्नमेंट ने ग्रांट क्यों दिया? कि आप और तरक्की करो। गवर्नमेंट ने ग्रांट क्यों दिया? कि पिछड़े एरिया में आप पहुंचो, बैकवर्ड एरिया में पहुंचो। अब उसको शामिल करके अगर आप हमसे टैक्स लेंगे तो हम पे तो एक तरह से आपने पेनाल्टी ही चार्ज कर ली, एक तरफ से ग्रांट दिया, दूसरी तरफ से वापस ले लिया। तो भैया ग्रांट की वैल्यू को आप क्या करो, माइनस कर दो, एक्सक्लूड कर दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके ऊपर का भी एक पॉइंट अभी बताया था ना, दिमाग से उतर, एक्सीडेंटल डैमेजेस ड्यू टू अनफोर्सिन एक्शंस। तो वही हुआ कि हमने आपको कोई सामान बेचा, सामान अभी जा रहा था, डैमेज हो गया, डैमेज हो गया। अब बताओ, अगर हमको पैसा मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से तो क्या मेरे लिए सर्विस वैल्यू है वो? ना, वो सर्विस वैल्यू नहीं। ठीक, पक्की बात है, पक्का। एक बार देख लो पूरे चैप्टर को सर 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 करते हुए,